हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परफेक्ट ट्यूटोरियल रांची। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में आप एसएससी जे में पूछे गए डीसी मशीन से सवाल का पार्ट 2 सेशन देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट द सेशन नाउ। सवाल है, द रेटेड स्पीड ऑफ अ गिवन डीसी शंट मोटर is 1050 rpm. To run this machine at 1200 rpm, the following speed control scheme will be used. पहले रेटेड स्पीड दिया हुआ है 1050 rpm, इसको रन करना है 1200 rpm पर। मीन्स यू हैव टू कंट्रोल द स्पीड एबव द रेटेड, एंड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड एबव रेटेड, फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक और फील्ड कंट्रोल टेक्निक इज एम्प्लॉयड। एंड फील्ड कंट्रोल टेक्निक में आप फील्ड वाइंडिंग के सीरीज़ में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसको एडजस्ट करके आप फील्ड के करंट को एडजस्ट करते हैं एंड देन फील्ड फ्लक्स को एडजस्ट करते हैं। आप जानते स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स। सो फील्ड फ्लक्स में आप कमी करके स्पीड में बढ़ोतरी पा सकते हैं, स्पीड में इंक्रीमेंट पा सकते हैं। मीन्स यू कैन कंट्रोल द स्पीड एबव द रेटेड बाय एम्प्लॉइंग द फील्ड कंट्रोल टेक्निक। Here answer is field resistance control. Although what Leonard मेथड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज इससे आप बेलो द रेटेड भी कंट्रोल कर सकते हैं, एबव द रेटेड। बेलो द रेटेड कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक एम्प्लॉय करते हैं वाट लियोनार्ड कंट्रोल टेक्निक में, और एबव द रेटेड कंट्रोल करने के लिए फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक एम्प्लॉय करते हैं। बट फिर भी यहाँ पर प्रीफरेबल आंसर होगा फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल। वाई? बिकॉज दिस अरेंजमेंट इज अ कॉस्टलियर अरेंजमेंट। सो ओनली एबव द रेटेड आपको कंट्रोल करना है, देन यू शुड गो फॉर फील्ड कंट्रोल टेक्निक ओनली। ओके, नेक्स्ट सवाल है, टू डीसी सीरीज मोटर्स कनेक्टेड इन सीरीज ड्रॉज current I from supply and run at a speed n. When the same two motors are connected in parallel, taking current I from the supply, the speed of each motor will be. देखिए, डीसी सीरीज मोटर में n प्रोपोर्शनल टू V बटा IA होगा। वाई? बिकॉज फील्ड फ्लक्स जो है वो IA के प्रोपोर्शनल, फाई एस ई प्रोपोर्शनल टू IA। सो n प्रोपोर्शनल टू V बाई IA यू कैन राइट। ना पहला केस में NSE की बात करें, NSE प्रोपोर्शनल टू एक मोटर के अक्रॉस एपियर होने वाला वोल्टेज हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज है, मीन्स V बाई 2। अब IA की बात करें तो टोटल IA करंट फ्लो करेगा, दिस इज योर IA। सो बाई IA that is equal to V by 2 IA, V by 2 IA। नेक्स्ट, इन पैरेलल, जब पैरेलल कनेक्शन हो गया देन NP प्रोपोर्शनल टू जो अप्लाइड वोल्टेज है वही वोल्टेज इंडिविजुअल मोटर के क्रॉस भी एपियर हो रहा है। सो V, लेकिन करंट डिवाइड हो रहा IA by 2। ओके, so that is equal to 2V by IA. If you take the ratio, means NP by NSE is equal to आप पाएंगे V by 2 IA और 2V by IA divided by V by 2 IA. So it would be equal to 4. Means NP is equal to 4 times NSE. सो करेक्ट आंसर इज 4n। सीरीज कनेक्शन में स्पीड n दिया हुआ था तो स्पीड 4 गुना हो जाएगा, आंसर इज 4n। नेक्स्ट, कंसिडर ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अ कंडक्टर मूव्स अक्रॉस दिस फील्ड एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। द EMF इंड्यूस्ड इन कंडक्टर इज टर्म्ड एज। आंसर इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF। ऐसा ना से यहाँ पर कंडक्टर जो है मोशन में है ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में। सो जब भी कंडक्टर के मोशन, फिजिकल मोशन में होने के चलते या फील्ड के फिजिकल मोशन में होने के चलते अगर EMF इंड्यूस्ड होता फ्लक्स कटिंग एक्शन के तहत, तो दैट वुड बी योर डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF। आंसर इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क? ऑब्वियसली आंसर इज योर DC series motor. Although induction motor can also be the answer. So no, but the preferable answer is DC series motor. Next one is, as the load is increased, speed of DC shunt motor. जैसे जैसे लोड बढ़ता है, स्पीड DC शंट मोटर में स्लाइटली रिड्यूस होता. DC शंट मोटर का स्पीड स्लाइटली रिड्यूस होता. यू कैन सी द करेक्टरिस्टिक्स हेयर. एंड प्रैक्टिकली ये बहुत कम रिडक्शन होता. सो प्रैक्टिकली बोलते इट इज़ ट्रीटेड एज अ प्रैक्टिकल कांस्टेंट स्पीड मोटर. ठीक है, बट यहाँ पर कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे रिड्यूसेस स्लाइटली, बिकॉज ये थोड़ा बहुत और स्लाइटली रिड्यूस होता है लोड बढ़ने से, है ना. सो आंसर इज रिड्यूसेस स्लाइटली. द मोटर यूज्ड ऑन अ स्मॉल लेथ्स इज यूजुअली, सी लेथ एप्लीकेशन के लिए, लेथ वर्क के लिए कांस्टेंट स्पीड मोटर की आवश्यकता होती है. सो आंसर इज DC शंट मोटर. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ब्रेकिंग इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सा मेथड ऑफ ब्रेकिंग नहीं यूज किया जाता? एस प्लेगिंग यूज किया जाता, रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज किया जाता, डायनेमिक ब्रेकिंग यूज किया जाता. पूछा रहा कौन यूज नहीं किया जाता. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फ्रिक्शन ब्रेकिंग. ठीक है, फ्रिक्शन ब्रेकिंग नहीं यूज किया जाता. द पर फेज DC आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ एन अल्टरनेटर इज 0.5 ohm. द इफेक्टिव AC आर्मेचर रेजिस्टेंस वुड बी अबाउट. सी ये DC रेजिस्टेंस दिया हुआ 0.5 ohm. AC रेजिस्टेंस पूछा जा रहा. RAC इज नियरली इक्वल टू 1.5 times RDC. वाई? बिकॉज ड्यू टू द स्किन इफेक्ट. स्किन इफेक्ट के चलते AC रेजिस्टेंस DC रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता. नियरली 1.5 बोल रहे, मीन्स 0.5 ohm multiplied by 1.5, that would be your 0.75 ohm. Next you see the TAIA graph for DC series motor is. देखिए बिफोर सैचुरेशन ग्राफ होता parabolic, that is T proportional to IA square. Now after saturation T proportional to IA. Why? Because phi would become constant. phi constant हो जाता आफ्टर सैचुरेशन. सो शुरुआत में ग्राफ पैराबोलिक होता, फिर आफ्टर सैचुरेशन ग्राफ लीनियर होता. सो आंसर इज पैराबोलिक अप टू फुल लोड एंड स्ट्रेट लाइन एट ओवरलोड. दिस वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. In which of the following voltage source is the movement conductors in a magnetic field used to produce voltage? इनमें से कौन सा एक वोल्टेज सोर्स है जिसमें मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर के मूव कराने से वोल्टेज प्रोड्यूस होता है? इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. सो आंसर इज DC जनरेटर. DC जनरेटर में आप आर्मेचर कंडक्टर्स को प्राइम वर्क की मदद से रोटेट कराते, घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, DC मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तब आर्मेचर में वोल्टेज पैदा होता है. वह वोल्टेज कैसा होता है? डायनामिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज. दैट विल बी योर डायनामिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज. ओके, नेक्स्ट इंटरपोल्स यूज्ड इन. इंटरपोल्स कहाँ यूज किया जाता? आप जानते इंटरपोल को यूज किया जाता है पर्पसफुली टू लिमिट or simply to nullify the cross magnetization effect of armature reaction or reactance voltage reduction. reactance voltage को कम करने के लिए and hence sparking को reduce करने के लिए, sparking को reduce करने के लिए, और you can say finally commutation को improve करने के लिए, commutation को improve करने के लिए, कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए इंटरपोल्स का यूज किया जाता. नाउ इरिस्पेक्टिव वेदर इट इज लैप वुंड मशीन और वेव वुंड मशीन, डजंट मैटर, इंटरपोल कैन बी यूज्ड फॉर दीज पार्टिकुलर पर्पसेस. सो इन खास पर्पसेस के लिए इंटरपोल का यूज किया जाता.
irrespective whether the connection is lap connection or wave connection. So answer is both lap and wave wound machines. ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, द नंबर ऑफ कंडक्टर्स ऑफ कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग इन अ डीसी मशीन. ठीक है, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग की बात करें, देन कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग इज यूज्ड टू कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन पोल आर्क रीजन. पोल आर्क रीजन में इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन को एलिमिनेट करने के लिए, को कंपनसेट करने के लिए यूज किया जाता है कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग. ये कहाँ प्लेस होता, तो बोलेंगे दीज आर प्लेस्ड इन अ स्लॉट्स प्रोवाइडेड ऑन द पोल शूज और पोल फेसेस. पोल फेसेस पर जो स्लॉट्स प्रोवाइडेड होते हैं, पोल फेसेस पर जो स्लॉट्स प्रोवाइडेड होते हैं, एक्चुअली उन्हीं स्लॉट्स में इनका प्लेसमेंट होता कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का. अब कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग की जब बात की है तो इसमें ये भी आप जान ले, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग कैरीज करंट सेम एज आर्मेचर करंट, बट डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता वो सामने वाले आर्मेचर कंडक्टर्स के अपोजिट होता है. सो अगर ये क्रॉस्ड कंडक्टर्स होंगे देन ये डॉटेड कंडक्टर होगा कॉम्पेंसेटिंग कंडक्टर. सो दैट कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा डेवलप किया जाने वाला फ्लक्स आर्मेचर एमएमएफ को क्या कर सके, कॉम्पेंसेट कर सके, अपोज कर सके. ठीक है, ओके. सी यहाँ पर पूछा जा रहा है कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का नंबर ऑफ कंडक्टर्स क्या होगा और क्या रिश्ता है आर्मेचर कंडक्टर्स के साथ, आर्मेचर कंडक्टर्स के साथ पर पोल. ओके, देयर इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स पर पोल. ठीक है, अगर आप फार्मूला की बात करें देन सर इज ZC मीन्स कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग पर पोल इज इक्वल टू आर्मेचर कंडक्टर्स Z per pole per parallel path multiplied by pole arc by pole pitch. Pole arc by pole pitch. So this is what the result you can obtain. This was the relationship between ZC and armature conductors. ZC is always less than armature conductors per pole. ठीक है, नेक्स्ट, 2 DC machines 500 किलोवाट each are tested by Hopkinson's test. अब होपकिंसन्स टेस्ट एक रीजनरेटिव टेस्ट है जिसमें 2 आइडेंटिकल डीसी मशीन्स लेते हैं. एक मशीन मोटर की तरह काम करता, एक जनरेटर की तरह काम करता, दोनों मैकेनिकली कपल होते और इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड भी होते. एक मशीन का लोड की तरह काम करता, दूसरा मशीन मीन्स जनरेटर के लिए लोड की तरह काम करता मोटर, और मोटर के लिए लोड का काम करता जनरेटर. ना वॉट एवर द इनपुट रिक्वायर्ड इन होपकिंसन टेस्ट or input power required in a Hopkinson test from supply is very small only to satisfy the no load losses occurring in them. Why? Because जो एक मशीन को पावर रिक्वायरमेंट है वो दूसरा मशीन दे रहा. ठीक है, तो सप्लाई से जो पावर का रिक्वायरमेंट होता है वो वेरी स्मॉल पावर होता, रेटिंग के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होता हो. सो नन ऑफ द ऑप्शन इज गिवन हियर. 500 वाट दिया हुआ, हाँ, बिटवीन 500 किलोवाट 1000 किलोवाट. नॉर्मली आंसर ये करते लोग, देखिए प्लीज कि 500 किलोवाट है, 2 मशीन यूज करते तो 500 किलोवाट 1000 किलोवाट. नो, दैट्स रॉन्ग. पूरा सप्लाई से कितना लेता, पावर इनपुट कितना लेता. पावर इनपुट इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपेरिजन टू द इंडिविजुअल पावर रेटिंग. ठीक है, सो आंसर इज नन ऑफ दिस. In a DC machine, how are the commutating pole winding connected? Commutating pole winding कैसे कनेक्ट होता? Commutating pole winding is nothing but interpole winding. ठीक है, interpole winding. Commutating pole winding is nothing but your interpole winding. Interpole winding is to be connected in series to the armature winding. So answer is in series to the armature winding. The brake test for the determination of efficiency of a DC machine is. ब्रेक टेस्ट कैसा टेस्ट है?
ब्रेक टेस्ट एक डायरेक्ट टेस्ट है, ठीक है, आंसर इज डायरेक्ट टेस्ट। इनडायरेक्ट टेस्ट का एग्जांपल बोलेंगे तो योर स्विनबर्न्स मेथड। नेक्स्ट रीजनरेटिव टेस्ट की बात करेंगे, देन एग्जांपल इज योर होपकिंसंस मेथड। डायरेक्ट टेस्ट एग्जांपल इज ब्रेक टेस्ट। कम्यूटेशन कंडीशन एट फुल लोड इन ए लार्ज डीसी मशीन कैन बी चेक्ड बाय। कौन सा टेक्निक में आप कम्यूटेशन कंडीशन को वेरीफाई कर सकते? एस, आंसर इज होपकिंसंस टेस्ट। नेक्स्ट, इन डीसी मोटर्स स्टार्टर्स आर यूज्ड। स्टार्टर्स का काम क्या होता? स्टार्टर्स का बेसिक काम होता टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट एंड सी यहाँ पर 2 दिया हुआ है, टू इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क एंड also it is given to limit the starting current. No, so answer is only to limit the starting current, means only to not to increase the starting torque. स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए हम स्टार्टर्स का यूज नहीं करते, स्टार्टर्स का पर्पसफुली यूज करते डीसी मोटर्स में। यूर यूजिंग 3 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर की बात करें देन ओडीसी सीरीज़ के लिए यूज़ करते, सीरीज़ मोटर में यूज़ करते। 3 पॉइंट स्टार्टर की बात करें देन ओ कंपाउंड एंड संट मोटर में आप यूज करते। देन 4 पॉइंट स्टार्टर इज़ बेसिकली अ मॉडिफिकेशन ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर, जहाँ पर आप स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते, एबव द रेटेड मीन्स फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक एम्प्लॉय कर सकते हैं। So 3 point and 4 point starters both are suitable to use for compound and shunt machine. 2 point starter used for series motors. Purpose इनका बस एक ही होता, to limit the starting current. Okay. Next, a 4-pole lap-wound DC generator has the following details. दिया हुआ फ्लक्स, दिया हुआ स्पीड, दिया हुआ आर्मेचर कंडक्टर्स, दिया हुआ ईएमएफ पूछा जाएगा। सो फंडामेंटल इक्वेशन आप जानते, ईजी इज इक्वल टू पी जेड एन 5/60 ए। अब लैप उंड है, लैप में ए बराबर पी, सुनो, सो ए और पी कैंसल, सो जेड को पुट करेंगे, जेड इज योर 440, N is given 900 RPM, phi is given 0.07, यूनिट का ख्याल रखेंगे 0.07 वेबर पर पोल इज करेक्ट। अगर ये मिली वेबर होता तो वेबर में उसको कन्वर्ट करते, सुनो, सो यूनिट का ख्याल रखेंगे, डिवाइडेड बाय 60। नाउ सो आंसर इज, जस्ट सॉल्व इट, आप आंसर पाएंगे 462 वोल्ट। This would be the answer we'll obtain. Condition for maximum power developed in DC motor is, okay, maximum power development के लिए क्या कंडीशन होता है? सो कंडीशन होता है EB इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज बटा 2, मीन्स बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का 50% जब हो जाएगा उस समय मैक्सिमम आउटपुट पावर और मैक्सिमम पावर का डेवलपमेंट होता है। दिस इज व्हाट द कंडीशन इन केस ऑफ मोटर। वही जनरेटर की बात करें देन उसमें मैक्सिमम आउटपुट पावर का डेवलपमेंट तब होगा जब भी जो है टर्मिनल वोल्टेज भी वो जनरेटेड वोल्टेज का आधा हो जाता है, दैट इज इन केस ऑफ जनरेटर, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर इन केस ऑफ मोटर। ओके, सो बैक ईएमएफ इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज बाय 2। नेक्स्ट, डीसी मोटर हैविंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज, हाई स्टार्टिंग टॉर्क कौन से डीसी मोटर का होता है? ऑब्वियसली आंसर इज डीसी सीरीज मोटर। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मोटर इक्वल्स टू, सो आर्मेचर रेजिस्टेंस का नॉर्मल वैल्यू क्या होता? से इट इज लाइंग इन द रेंज ऑफ 0.2 to 0.6 ओम, ठीक है। So answer can be 0.5 ohm. Answer can be 0.5 ohm here.
ऑल्दो इट्स वेरी लो, ठीक है, ये बहुत कम होता है, 0. से 0.6 के बीच में होता, आंसर करते हैं 0.5 ओम। इन अ डीसी जनरेटर कम्यूटेटर एक्ट्स एज, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर किस तरह से काम करता है? ऑब्वियसली इन डीसी जनरेटर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कन्वर्सन ऑफ एसी इनटू डीसी, जनरेटेड एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है आउटपुट, डीसी आउटपुट पाने के लिए। सो आंसर इज रेक्टिफायर, एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडेड इन फील्ड ऑफ डीसी शंट जनरेटर विल, डीसी शंट जनरेटर के फील्ड में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़े हैं, देन ये क्या करेगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर फील्ड में जोड़े हैं देन फील्ड करंट को ये क्या करेगा? फील्ड करंट आई एफ इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर एस एच, आर एस एच के ही सीरीज में आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़े हैं, सो फील्ड करंट को ये रिड्यूस करेगा, कांस्टेंट स्पीड फील्ड करंट को रिड्यूस करेगा। फील्ड करंट को रिड्यूस करने का मतलब फ्लक्स में रिडक्शन होगा, फ्लक्स में रिडक्शन मीन्स जनरेटेड वोल्टेज जो है उसमें क्या होगा? रिडक्शन होगा। जनरेटेड वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स एंड स्पीड। हाँ, स्पीड आपके कंट्रोल में, सो स्पीड में घटने बढ़ने की बात नहीं करेंगे जनरेटर के केस में ना। सो आंसर इज डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ जनरेटर, जनरेटर के द्वारा जनरेट किया जाने वाला वोल्टेज में डिक्रीमेंट आएगा, कमी आएगा। नेक्स्ट इज वेरी गुड प्रॉब्लम हियर इज द टर्मिनल बोर्ड ऑफ अ मोटर इज शोन इन द डायग्राम, विच टाइप ऑफ मोटर इज दिस? देखिए ये टर्मिनल बोर्ड के लिए ये सर्कल्स दिया गया है, ये सभी सॉकेट्स हैं कहिए तो। ये साइज पहचान करना, इन टर्मिनल से एक ही साइज का वाइंडिंग जुटना है, मतलब एक ही करंट रेटिंग का वाइंडिंग्स जुटना है या क्वाइल्स जुटना है। ऑब्वियसली एक क्वाइल के लिए 2 टर्मिनल्स होंगे, सो कंपाउंड मोटर विथ कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग, अगर कंपाउंड मोटर होगा देन उसमें एक आर्मेचर का टर्मिनल होगा, देन मीन्स आर्मेचर वाइंडिंग का टर्मिनल, उसके लिए 2 टर्मिनल, देन सीरीज फील्ड वाइंडिंग के लिए 2 टर्मिनल, देन शंट फील्ड वाइंडिंग के लिए 2 टर्मिनल। सो सी यहाँ पर एटलीस्ट 6 टर्मिनल्स की जरूरत होगी, ठीक है। सो एक कंपाउंड नहीं होगा। पहले तो टर्मिनल की पहचान करेंगे कितना टर्मिनल इसमें जरूरत पड़ेगा। शंट मोटर विथ कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग, अब शंट मोटर में जो साइज ऑफ फील्ड वाइंडिंग होता और आर्मेचर वाइंडिंग होता वो अलग होता, ठीक है। साइज ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग अलग होता, सो उनके लिए टर्मिनल का साइज भी क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ? सेम दिया हुआ, सो डीसी शंट मोटर भी नहीं होगा। शंट मोटर विदाउट कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग, शंट मोटर विदाउट कम्यूटेटिंग पोल, कम्यूटेटिंग पोल नहीं, अरे फिर भी क्या, फिर भी साइज ऑफ टर्मिनल्स अलग अलग होना चाहिए, बिकॉज शंट फील्ड वाइंडिंग का जो करंट रेटिंग होता वह स्मॉल होता एंड आर्मेचर वाइंडिंग का करंट रेटिंग लार्ज होता। सो यहाँ भी साइज ऑफ टर्मिनल्स जो अलग अलग होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, सीरीज मोटर विथ कम्यूटेशन पोल वाइंडिंग, सीरीज मोटर में जो भी आर्मेचर वाइंडिंग का साइज होगा और आर्मेचर का जो भी रेटिंग होगा वही कम्यूटेटिंग वाइंडिंग का भी रेटिंग होगा और इंटरपोल वाइंडिंग का भी रेटिंग होगा, मतलब उन दोनों का साइज सेम होना चाहिए, दोनों के लिए टर्मिनल बॉक्स में साइज सेम अवेलेबल होना चाहिए। सो आंसर इज सीरीज मोटर विथ कम्यूटेशन पोल वाइंडिंग और इंटरपोल वाइंडिंग। 4 टर्मिनल्स सीरीज मोटर में, एक आर्मेचर के लिए और दूसरा कम्यूटेशन पोल वाइंडिंग के लिए। सो 4 टर्मिनल्स की जरूरत होगी और दोनों का साइज क्या होगा? सेम होगा। सो आंसर इज अ सीरीज मोटर विथ कम्यूटेशन पोल वाइंडिंग। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ अ सीरीज मोटर एट नो लोड इज, नो लोड पर डीसी सीरीज मोटर का स्पीड क्या होता? तो याद करिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर। सो स्पीड वर्सेस IA कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ना। IA नो लोड कंडीशन अगर होता देन स्पीड वेरी लार्ज होता और इन्फाइनाइटली लार्ज होता। सो आंसर इज इन्फिनिटी।
Next one is the field flux of a DC motor can be controlled to achieve. फील्ड फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक के तहत मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते एबव द रेटेड फ्लक्स को ओनली घटाने का प्रोविजन होता तो स्पीड को बढ़ाने का प्रोविजन होता एबव द रेटेड, सो स्पीड हायर देन रेटेड स्पीड. What will happen if supply terminals of DC shunt motor are interchanged? सो सप्लाई टर्मिनल को अगर इंटरचेंज कर देंगे तब क्या होगा? मोटर विल स्टॉप, पहला ऑप्शन है. सप्लाई टर्मिनल को इंटरचेंज कर देंगे डीसी शंट मोटर. देखिए डीसी शंट मोटर है, इसको आप समझेंगे प्लीज. पहले सप्लाई सपोज ऐसा लगा हुआ है, ए की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, बी की तरफ नेगेटिव टर्मिनल. अभी करंट का जो फ्लो हो रहा उसको दिखा रहे, ये ISH है एंड दिस वन इज योर IA डायरेक्शन. अब सप्लाई टर्मिनल को ही इंटरचेंज कर देते, मीन्स ए पॉजिटिव के बजाय ए से नेगेटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल, एंड बी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स से कनेक्टेड है, लाइक दिस. ये हो गया नया A डैश और B डैश की बात करें, ये कनेक्टेड है, ऐसा कनेक्शन हो गया. देन अब जो करंट का फ्लो होगा दिस वुड बी इन दिस डायरेक्शन. सो IA और ISH दोनों के डायरेक्शन में बदलाव होगा. टॉर्क का रिलेशन आप जानते हैं, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर. टॉर्क प्रोपोर्शनल टू, ओके नो, इन DC शंट मोटर टॉर्क प्रोपोर्शनल टू सिंपली ISH इंटू IA. ISH लिख दिए फाई के जगह में. ये एक्चुअली टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर होता है किसमें? DC सीरीज में. लेकिन यहाँ पे सवाल पूछ रहा है DC शंट मोटर के लिए. हाँ, ध्यान देंगे इस सभी बातों पे. सो ISH और IA दोनों का डायरेक्शन बदल गया, मीन्स ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मीन्स टॉर्क विल रिमेन पॉजिटिव. सो मोटर विल रन एट इट्स नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन एज इट वाज रनिंग. पहले जिस डायरेक्शन में रन कर रहा था उसी डायरेक्शन में अभी भी मोटर रन करेगा, बिकॉज टॉर्क रिमेन पॉजिटिव हेयर. ओके, नेक्स्ट. In which of the following voltage sources is the movement of conductors in a magnetic field caused to produce voltage? ये सवाल पहले भी देखे थे. सुनो, आंसर इज इन DC जनरेटर. देखिए एक ही सवाल का रिपीटेशन हो सकता, बिकॉज स्ट्रिक्टली वट एवर द प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर SSC JEE, I already directly have taken and I'm discussing here. उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना. तो कई बार सवाल का रिपीटेशन होता, सो रिपीटेड सवाल को भी आप देख पाएंगे, ठीक. उनका फिल्ट्रेशन यहाँ नहीं किया गया है, सो इसका कंप्रोमाइज करेंगे आप. सो आंसर इज इन अ DC जनरेटर द रोटेटिंग पार्ट ऑफ DC मोटर्स इज नोन एज. DC मोटर का रोटेटिंग पार्ट क्या कहलाता? पोल स्टेशनरी पार्ट होता, स्टेटर स्टेशनरी पार्ट होता, आर्मेचर रोटेटिंग पार्ट होता, कार्बन ब्रश स्टेशनरी पार्ट होता. आर्मेचर इज द आंसर. नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन DC मशीन. अब DC मशीन बोला, DC मशीन अगर बोला देन इट कैन बी बोथ मोटर एज वेल एज जनरेटर, ठीक है. अब ऑप्शन किस बेसिस पर दिया उसको देखते हैं. टू चेंज अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, to improve commutation for easy speed control, to change alternating voltage into direct voltage. देखिए ये जो ऑप्शंस दिए हैं जनरेटर के बेसिस पर ऑप्शंस दिया गया है. अब जनरेटर के आर्मेचर में जो वोल्टेज पैदा होता दैट इज योर अल्टरनेटिंग इन नेचर, उसका एक्चुअली कन्वर्सन होता डायरेक्ट वोल्टेज में. सो टू चेंज अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू डायरेक्ट वोल्टेज. अब बोलेंगे व्हाई नॉट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, AC इंटू DC बोलते. सी प्रिफरेबल आंसर इज AB इंटू DV, AB टू DV कन्वर्सन. वाई? बिकॉज करंट का एग्जिस्टेंस कंडीशनल है. करंट हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा आर्मेचर में, करंट तभी एग्जिस्ट करेगा जब लोड कनेक्टेड होगा. लेकिन वोल्टेज का एग्जिस्टेंस नो लोड कंडीशन में भी होगा, ओपन सर्किट भी रहेगा टर्मिनल, तब भी वोल्टेज जनरेट होगा. सो प्रिफरेबल आंसर इज AB टू DV बट नॉट
AC to DC. जब दोनों ऑप्शंस में रहे, always you prefer to answer AB to DV. So correct answer is to change alternating voltage into direct voltage. Okay, next we'll see in another session. So thanks for watching this video. If contents are really beneficial to you, please do like, share and subscribe. Please keep connected to our channel for your benefits only. Thank you again.